चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया एसे, दैट इज एसे 550। एसे 550 का नाम क्या है? दैट इज रिलेटेड पार्टीज। दैट द ऑडिटर, हाउ शैल द ऑडिटर ऑब्टेन द एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज। ये ऐसे ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है कि ऑडिटर रिलेशनशिप को, ट्रांजेक्शन को, जो रिलेटेड पार्टीज की है उसको किस तरह से वेरीफाई करेगा। इस ऐसे पे आगे जंप करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरपी क्या होती है। या तो एफआरएफ के अकॉर्डिंग जो पार्टी मानी जाएगी वो रिलेटेड पार्टी होगी, बट एफआरएफ के अकॉर्डिंग कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कौन कौन आरपी माना जाएगा? फर्स्ट, ऐसा कोई पर्सन जिसका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब एंटिटी के ऊपर किसी पर्सन का कंट्रोल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी। या फिर कोई ऐसी अदर एंटिटी जिसके ऊपर हमारी एंटिटी का कंट्रोल हो, किसी का हमारे ऊपर कंट्रोल हो, हमारे किसी और के ऊपर कंट्रोल हो, वी बोथ आर रिलेटेड पार्टीज। या फिर कॉमन ओनरशिप हो, क्लोज फैमिली मेंबर्स हो, या कॉमन की, मैं कि मेरा डायरेक्टर उसका डायरेक्टर सेम है, तो वी आर द रिलेटेड पार्टीज। अब मीनिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मीनिंग क्या बताया आपने, देखते हैं अभी। मीनिंग ऑफ द कंट्रोल, सो कंट्रोल इज द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी। कंट्रोल क्या होता है कि मेरी चलेगी, जो पॉलिसी वो बनाएंगे ना, मेरा डिसीजन उसमें लिया जाएगा। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? पावर टू पार्टिसिपेट, कि मेरा पावर टू पार्टिसिपेट है, उनकी जो पॉलिसी डिसीजन होगा, ऑपरेटिंग पॉलिसीज होगी, उनमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं। अब ये सारे रिलेशनशिप एग्जिस्ट होंगे तब हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या तो कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग हो, ठीक है जी, किसी और के ऊपर, या किसी और की हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होल्डिंग हो, या टीसीडब्ल्यूजी का पार्ट हो कोई, या कोई क्लोज फैमिली मेंबर हो, या कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो हमारे, तो हम बोलेंगे वी आर द इन द कॉमन कंट्रोल, या वी आर द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेगा, ऑडिटर किन किन चीजों को इंक्वायरी करेगा ये जानने के लिए कि आरपी ट्रांजेक्शन सही है सही नहीं है। Identity of parties, including changes from the prior period, nature of relationship, and whether the entity entered into any transaction, कि entity ने कोई transaction में enter किया है या नहीं किया है। इन तीन चीजों की हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा। ओके, और ऑडिटर कंट्रोल्स के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, क्या मैनेजमेंट के अंदर इन चीजों के लिए कंट्रोल्स हैं या नहीं है। सर किन चीजों के लिए कंट्रोल्स? पहला, फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप, फॉर द अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड द ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इन तीन चीजों के लिए उनके अंदर कंट्रोल है या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स है या नहीं। किस चीज के लिए? रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए, और ये देखने के लिए कि वो आमने प्रेस पर है या नहीं, अप्रूव कैसे होगा, ऑथराइज कैसे किया जाएगा, ऐसा मैकेनिज्म एक उसमें होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है ये कि कहां कहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हिंदी में लिख लिया करो। क्या क्वेश्चन है? कहां कहां से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आरपी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करती हैं, मतलब किन किन डॉक्यूमेंट्स को देख के पता लगेगा कि देयर इज एन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंड, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन सप्लाई करी गई थी, कोई शेयर होल्डर रजिस्टर, कोई स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, कोई इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, कोई हमारा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोई हमारा एडवाइजर के साथ कोरेस्पोंडेंस, कोई हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएट हुए थे, कोई इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी सिक्योरिटी रेगुलेटर को सबमिट किया था, लाइक प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में ये चीज आती है कि कौन हमारे आरपीज हैं, तो प्रोस्पेक्टस को पढ़ के मैं पता लगा सकता हूं कि ये मेरे आरपी हैं या आरपी नहीं है। ओके जी, बस ये तो हमारा एसे 550। जनरली मैं आपको बताऊं एक बार कि मैं सिर्फ हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट किस तरह से आरपी को आइडेंटिफाई करती है, किस तरह से अप्रूव करती है, और इंश्योर करती है कि वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। आई मीन टू से कि आर्म लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। फिर एपी, ऐसे 520, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ, दैट इज कंपेयर। एपी का एक सिंपल सा रेलिवेंस है, टू कंपेयर, मतलब जहां भी हम कंपैरिजन वर्ड यूज करेंगे, जहां भी हम कंपैरिजन का प्रोसेस लगाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। मतलब जो उन दोनों के बीच में पॉसिबल रिलेशनशिप्स है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है, उन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब जो भी एपी लगा के मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी, हम उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उनके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस हैं या नहीं है। अब एग्जांपल बताओ एपी के, या तो पिछले साल से कंपेयर करना, या बजट से कंपेयर करना, या सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर करना, ओके, या ग्रोस मार्जिन परसेंटेज निकाल के उनको कंपेयर करना, या फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल कंपेयर करना।
ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे क्लाइंट विद इंडस्ट्री, क्लाइंट विद प्रायर पीरियड, क्लाइंट विद बजट, क्लाइंट विद ऑडिटर एक्सपेक्टेड एंड क्लाइंट विद नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव कैसे 520 को लेके, सबसे पहला एविडेंसेस ऑब्टेन करना और कंक्लूजन फॉर्म करने में हेल्प करना, मतलब ताकि उसको कंक्लूजन करने में हेल्प मिल जाए, इसलिए वो एपी यूज करता है। व्हाट आर द पर्पजेस ऑफ एपी, एपी लगाने के पर्पजेस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या है जनरली। सबसे पहला, एपी में हम कंपैरिजन पता लगाते हैं और रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो अनयूजुअल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना वो हमें पता चल जाएंगे। एपी के थ्रू हम इंटरफर्म या इंट्राफर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं, मतलब अपनी फर्म के साथ भी और दूसरे की फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एपी लगा के हम पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस रेशियो सेटअप करके हम उसको पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें कोई डिफरेंसेस मिलता है तो हम असर्टेन करेंगे कि उस डिफरेंस का क्या रीजन है, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप मिलता है तो हम देखेंगे कि कहीं उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा। तो ये है पर्पजेस ऑफ द एपी, कंपैरिजन करना, बजट के साथ कंपेयर करना, नॉन फाइनेंशियल के साथ कंपेयर करना, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, अनरीजनेबल है, अनऑथोराइज है, रिस्क है या नहीं है, इनसे हमें पता, इससे हमें ये पता चलेगा। टाइमिंग ऑफ एपी, कब कब एपी लगाया जाएगा, प्लानिंग फेज पे, टेस्टिंग फेज पे और कंप्लीशन फेज पे। जब हम प्लान करेंगे तो एपी लगा सकते हैं, टेस्ट करेंगे तो भी एपी लगा सकते हैं, और कंप्लीट करेंगे तो भी हम एपी लगा सकते हैं। एपी इन द प्लानिंग द ऑडिट, अब इसमें ये बात है कि जब प्लानिंग करेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिल सकती है कि कहां पर पोटेंशियल रिस्क है और कहां पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। रीड कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब अगर मुझे सब्सटेंटिव लगाने हैं तो क्या क्या मैं अप्लाई करूंगा। मींस दैट सब्सटेंटिव में हमारा एपी भी आता है, तो एपी के लिए मैं देखूंगा डाटा मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। जैसे आप एक बात बताओ ना, अब मुझे प्रायर पीरियड से कंपेयर करना है, एपी है ये, बट कंपनी पहली बार ही बनी है, ये पहला ही साल है, तो क्या वो एपी लग पाएगा इसमें, नहीं, क्यों, डाटा अवेलेबल ही नहीं है। डिसएग्रीगेशन, डाटा कितना डिसएग्री करता है, डाटा एक दूसरे से कितना इनकंसिस्टेंट है। अकाउंट टाइप, जैसे मान लो एग्जिस्टेंस है तो उससे एपी शायद मैं पता लगा सकता हूँ, बट राइट एंड ऑब्लिगेशन है उसमें मैं एपी कैसे लगाऊंगा, मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशन है तो है, कंपेयर कहां से करूंगा मैं उसे, कोई मेरे पास बेस ही नहीं है। सोर्स, कहां से डाटा मेरे पास आ रहा है, मतलब अगर वो रूटीन ट्रांजेक्शन है, नॉन रूटीन, आप एक बात बताओ, अगर नॉन रूटीन किया तो कंपैरिजन इजी होगा डिफिकल्ट होगा, इजी होएगा, क्योंकि रूटीन नेचर की है, वैसे वैसे ट्रांजेक्शन और भी मिल जाएंगी ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। बट नॉन रूटीन की है तो कंपैरिजन में मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। अब देखो जैसे ना एसेट सेल करी है, अब सेलिंग द एसेट्स इज नॉट द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, अब कंपेयर किससे करूंगा बताओ, है ही नहीं कोई, तो वो क्या सोर्स, मतलब वो रूटीन है या नो रूटीन है। प्रिडिक्टेबिलिटी, अब जैसे मैं कह रहा था अभी आपको पहले कि हम ना बजट से कंपेयर भी कर सकते हैं, बट वो चीज ऐसी जो प्रिडिक्ट हो ही नहीं सकती, तो क्या कंपेयर कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नेचर ऑफ एजेशन, वही मैंने आपको बोला कि कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन में तो लग जाएगा, बट हो सकता है राइट एंड ऑब्लिगेशन में वो ना लग पाए। एंड इनहेरेंट रिस्क, उसके अंदर रिस्क कितना ज्यादा है, क्योंकि हायर द रिस्क लोअर द पॉसिबिलिटी फॉर अप्लाइंग द एपी, क्योंकि एपी सफिशिएंट एविडेंस हमें प्रोवाइड नहीं करता। अगर रिस्क ज्यादा है तो हमें एपी के बजाय कोई और सब्सटेंटिव प्रोसेस लगाने चाहिए। तो बताइए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के क्या फैक्टर्स हैं। पहला, टाइप ऑफ एजेशन, टाइप ऑफ अकाउंट, सोर्स और डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप हो गया, सो और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क कितना है उसमें, सोर्स क्या है डाटा का, रूटीन है या नॉन रूटीन है, ये सब प्रिडिक्टेबिलिटी। अब टेक्निक्स फॉर अप्लाइंग द एपी, एपी कितने तरह से मैं लगा सकता हूं। फर्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड रेशियो एनालिसिस, थर्ड रीजनेबलनेस टेस्ट एंड फोर्थ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। फोर्थ क्या, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड मींस करंट डेटा विद द प्रायर पीरियड बैलेंसेस फॉर 2 or more पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। बस इतना करना है इसको। रेशियो एनालिसिस, हम कुछ एक्सपेंस रेशियोज निकालते हैं, कुछ पी एंड एल की फाइनेंशियल रेशियोज निकालते हैं, तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि रेशियो निकालना सही है सही नहीं है। और रेशियो कंपेयर करना कि जैसे डेट इक्विटी है और 2:1 स्टैंडर्ड हमारी होती है, तो मैं उससे कंपेयर करूंगा कि एक्चुअल में कंपनी की जो रेशियो है वो 2:1 है या नहीं है, बस, समझे। रीजनेबलनेस,
रीजनेबल ऐसा मतलब इतना हुआ है तो ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए से। अब इतने स्क्वायर फीट करंट इतना है तो बराबर वाले का कितना है, या फिर इतने के हिसाब से मार्केट में कितना रेट चल रहा है वो रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का मतलब होता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन पता है स्टैट्स में आता है कि मेरे पास कुछ बेस डेटा दिया हुआ है, उससे मैं फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट करता हूं और फिर कंपेयर करता हूं कि उस पीरियड में वो डेटा आया है या नहीं आया है। सो देयर आर फोर टेक्निक्स, फर्स्ट इज ट्रेंड, सेकंड रेशियो, थर्ड रीजनेबलनेस एंड फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। एपी टू बी यूज एज सब्सटेंटिव टेस्ट, अगर मुझे एपी लगाना है ना, जैसे मान लो सब्सटेंटिव टेस्ट जो सब्सटेंटिव ऑडिट होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, टीओडी एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीज, नहीं नहीं नहीं, एस सब्सटेंटिव ऑडिट दो तरह के होते हैं, टीओडी एंड एस ए पी। अब मुझे एससीपी लगाना है तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा सुटेबिलिटी कौन सी है, रेशियो है, रीजनेबल है, ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है, या फिर पहला कौन सा था ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड। फिर पहले देखना डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ एपी, फिर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो मैं एपी में लगा रहा हूं, और डेटा अनरिलायबल हुआ तो एपी लगाने का कोई फायदा नहीं है। फिर एक्सपेक्टेशन हम डेवलप करेंगे और डिटरमाइन द एक्सपेक्टेबल डिफरेंसेस, कि कितना डिफरेंस हम विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं बस। सुटेबिलिटी, देखो ये सामने देखो एक बार, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलप द एक्सपेक्टेशन एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी। बताओ एक बार एनालिटिकल लगाने के लिए क्या क्या देखेंगे हम, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड डिफरेंस अमाउंट। दोबारा बोलो, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस। दोबारा बोलो, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, डिफरेंस, एक्सेप्टेबल डिफरेंस। अब सुटेबिलिटी में क्या कहेंगे हम, कुछ एपी ऐसे होते हैं जो लार्ज वॉल्यूम पे रेप्लिकेबल होते हैं, जो प्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते। अब एपी अप्लाई कहाँ पे होगा, जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा। अगर उन दो चीजों के बीच में कभी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एपी लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं, और कभी कभार अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल भी हमें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। व्हाट इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी, क्या चीज रिलायबिलिटी को बढ़ावा देती है, लिख लो ताकि कल को ध्यान रहे। क्या चीज रिलायबिलिटी को बढ़ावा देती है, उसका सोर्स, सोर्स मतलब इंटरनली जनरेटेड है या एक्सटर्नली जनरेटेड, बताओ आप लोग कौन सा सोर्स रिलायबल एविडेंस देगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, वन एंड ओनली एक्सटर्नल, क्योंकि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो कंपेरेबल है या नहीं, कंपेरेबल नहीं है तो मेरे लिए वो नाकाम है, कुछ काम ही नहीं है उसका। रेलिवेंस, वो रेलिवेंट है नहीं, और कंट्रोल कैसे, कंट्रोल इफेक्टिव है तो रिलायबल होगा, नहीं है तो इफेक्टिव नहीं होगा, बात बराबर। सो सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर, रेलेवेंस एंड कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे, था ना, सुटेबिलिटी हो गया, रेबिलिटी हो गया, अब एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए जो प्रिसाइज हो, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल ठोस हो। अब ऑडिटर कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज है या नहीं है, द एक्यूरेसी विद विच इट इज प्रेडिक्टेड, कितने एक्यूरेसी के साथ वो बनाई गई है, कितना डिसएग्रीगेटेड है वो, और अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, सोर्स डेटा अवेलेबल है या नहीं है। सो अगर मुझे एक्सपेक्टेशन को इवैल्यूएट करना है कि वो प्रिसाइज है या नहीं है तो किन किन चीजों को हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इज एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेसी के साथ वो बनाया गया है, सेकंड कितना वो डिसएग्रीगेटेड, कितना वो इनकंसिस्टेंट है दूसरों के साथ, एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी, कितना वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब एक्स मतलब कोई डाटा अवेलेबल होगा सोर्स डेटा तो ही तो वो प्रेडिक्ट हो पाएगा, नहीं है तो हो ही नहीं सकता। फिर एक्सेप्टेबल डिफरेंस, कि कितना अमाउंट ऐसा है जो विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन मैं एक्सपेक्ट, सॉरी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। फिर इन्वेस्टिगेशन, अब मेरे पास एपी लगा लिया मैंने चार, अब मेरे पास रिजल्ट आ गया, मैं इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से भी क्यों इनकंसिस्टेंट आया है ये, और अगर पॉसिबल है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करूंगा। और एपी मुझे ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म करने में तो हेल्प करते हैं, ये कोरोबेटिव एविडेंसेस है बट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है। और इससे मुझे ऐसा कोई अनरिकॉग्नाइज रिस्क भी पता चल सकता है जो मैंने किसी और प्रोसीजर से अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ये था अपना कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। होपफुली आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले सेक्शन में विद चैप्टर नंबर 5। बाय बाय, सी यू सून।